नमस्ते साथियों। परमाणु संरचना के मूलभूत कणों के बारे में अध्ययन कर चुके थे। परमाणु संरचना में नाभिक के अंतर्गत पाए जाने वाले मूलभूत कण थे। इन मूलभूत कणों में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अलावा प्रोटॉन, प्रोटॉन के अलावा न्यूट्रॉन और इन न्यूट्रॉन के साथ ही 4 सब पार्टिकल्स थे, उनका अध्ययन कर चुके थे। इन तीनों की विस्तृत व्याख्या हो चुकी थी। अब परमाणु संरचना से संबंधित अगले उनके मॉडल्स की ओर प्रस्थान करेंगे। परमाणु संरचना में किस किस प्रकार के मॉडल और कौन कौन से मॉडल दिए गए थे, तो आज हम 2 मॉडल पर चर्चा करेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल और इसके साथ है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और एक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो स्टार्टिंग करते हैं परमाणु संरचना से संबंधित। तो डाल्टन ने परमाणु संरचना तो नहीं बताई, लेकिन परमाणु सिद्धांत दिया कि परमाणु किस किस प्रकार से किसी भी तत्व में व्यवस्थित होते हैं और क्या एटॉमिक थ्योरी होती है। तो सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी देने वाले थे डाल्टन ही थे, जॉन डाल्टन। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के महत्वपूर्ण पॉइंट क्या थे वो समझ लें। सबसे पहला पॉइंट इसने बताया था कि सभी द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं, अर्थात किसी भी द्रव्य का मूलभूत भाग है वह परमाणु होता है और परमाणु है वह सबसे छोटी इकाई होता है। इसलिए सभी द्रव्य है वह परमाणुओं से बने होते हैं और इस परमाणु को विभाजित करना संभव नहीं है। इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात परमाणु कैसा होता है, अविभाजित। ये जितने भी आउटकम है वो डाल्टन के हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। परमाणु सबसे छोटा कण होता है। छोटे कण के साथ साथ परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही विनाश होता है, अर्थात परमाणु का ना तो सृजन संभव है और परमाणुओं का ना ही विनाश संभव है। ना तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। और अगला पॉइंट है, किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुण समान होते हैं, अर्थात एक द्रव्य है, इसके अंतर्गत जितने भी परमाणु हैं, 1 परमाणु, 2 परमाणु, 1000 परमाणु, जितने भी परमाणु हैं, इन सभी परमाणुओं का आपस में द्रव्यमान समान होता है और द्रव्यमान के साथ साथ उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो जॉन डाल्टन की ये तीसरी चौथी अवधारणा थी, तीसरी। लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। ये एक ही तत्व है लेकिन एक दूसरा तत्व ले लिया जाए और इन दोनों के परमाणुओं की तुलना करें तो ये दोनों ही परमाणुओं के द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे एक रासायनिक संयोग का नियम है जिसकी व्याख्या रासायनिक अभिक्रियाओं में कर चुके हैं। किसी भी यौगिक के परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एक प्रकार से निश्चित होती है और रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया केवल परमाणुओं की एक पुनर्व्यवस्था है, अर्थात ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में केवल क्या होती है, पुनर्व्यवस्था होती है। ये ज़रूर ध्यान रखें, रासायनिक अभिक्रियाएं केवल परमाणुओं का अरेंजमेंट है, रीअरेंजमेंट है, ना तो नए किसी परमाणु का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। तो ये जितने भी बेसिक है जॉन डाल्टन के, वह आपको याद रखने हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जॉन डाल्टन ने कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी अपने परमाणु मॉडल में, तो जॉन डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु का मॉडल दिया, सिद्धांत दिया था। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो परमाणु सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे, जॉन डाल्टन थे। अब इसके बाद शुरू होती है परमाणुओं के मॉडल की, यानी कि परमाणु किस प्रकार से थे। तो परमाणु का सबसे पहला मॉडल देने वाले थे जे थॉमसन। इस प्रकार का मॉडल आपने देखा होगा, यह मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। तो परमाणु का सबसे पहला मॉडल है जो जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। अब जे थॉमसन के द्वारा जो मॉडल दिया गया, इसके कितने अन्य नाम हैं, हो सकता है परीक्षा में पूछ भी ले। तो इसके अन्य नाम की बात करें तो इसका एक नाम तो होता है प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल ये एक मिठाई है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसका दूसरा नाम है क्रिसमस केक मॉडल। क्रिसमस केक मॉडल इस नाम से भी पूछा जा सकता है। तीसरा है वाटरमेलन मॉडल।
वाटर मेलन मॉडल, जैसे तरबूज आता है वैसे ही वाटरमेलन है, इसको भी ध्यान रखना है। तो इतने नाम हैं, वह लगभग पूछे जा सकते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस केक मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, लेकिन यह प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ था। इस मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा होता है, तो सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था जे थॉमसन ने, और इसने ये बताया था कि पूरा परमाणु है वह धन आवेशित भाग का गोला होता है। सबसे पहले 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। पूरा परमाणु है वह धनावेशित भाग का गोला होता है। धनावेशित भाग पॉजिटिवली चार्ज है, वह बिखरा होता है, धनावेशित भाग का गोला होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं पूरा ये स्फीरिकल है, इसमें प्लस 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 पूरा भरा होता है, और जगह जगह इनके बीच में ऋण आवेश विद्यमान होता है। मतलब धन आवेश के बीच में जगह जगह ऋण आवेश विद्यमान होता है, और ऋण आवेश विद्यमान होता है अर्थात इसी आवेश को इलेक्ट्रॉन की खोज तब तक हो चुकी थी। ये मॉडल 1904 के लगभग दिया गया था। तो ऋण आवेशित भाग है वह धन आवेशित गोले के मध्य में स्थित रहते हैं। ये जो दिख रहे हैं वह ऋण आवेशित भाग है। तो पूरे मॉडल में माइनस 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 ऐसे बिखरे रहते हैं, लेकिन अब दोनों ही भाग बता दिए। धनावेशित भाग को प्रोटॉन कहा गया और ऋण आवेशित भाग को इलेक्ट्रॉन कहा गया। तो इसने अगले स्टेप में बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है। जब यह दोनों समान है, इसका अर्थ हुआ परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि धनावेशित भाग ऋणावेशित भाग दोनों की संख्या समान, और दोनों की संख्या समान है अर्थात परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। जब तक ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग करे ना ग्रहण करे तब तक ये न्यूट्रल होता है। और इसने एक बात बताई थी, परमाणु की त्रिज्या। जे थॉमसन ने सबसे पहले परमाणु की त्रिज्या का निर्धारण किया था, और इस परमाणु की त्रिज्या बताई थी 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये आपको ज़रूर याद रखना है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। और अगर इसको मीटर में कैलकुलेट किया जाए तो ये होती है 10⁻⁻10 मीटर। दोनों ही सही है। इफ सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, और मीटर में पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर है। और इसकी पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो परमाणु का जो पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने, यह जे थॉमसन का मॉडल है वह 3 नाम से जाना जाता है। लेकिन इस मॉडल में कुछ कमियां थी, वो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए एक दूसरा मॉडल आया। मतलब जे थॉमसन के दिए गए परमाणु मॉडल के विरोध में कौन सा मॉडल आया, इसकी कमियां वो आपको इस चित्र को देख के लग जाएंगी कि इतने सारे भाग में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन एक साथ बिखरे हुए नहीं रहते, परमाणु क्यों अस्थायी होता है, इसकी व्याख्या यह नहीं कर सका। कमियों की बात यहाँ जे थॉमसन में ज़्यादा नहीं आती है। कमियाँ सबसे ज़्यादा रदरफोर्ड और नील्स बोहर की पूछी जाती है। तो जे थॉमसन के मॉडल के विरोध में अगला मॉडल कौन सा आया, तो अगला मॉडल, इसकी व्याख्या आप 9th क्लास और 10th क्लास में कर चुके हैं। इस मॉडल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है ज़रूर समझें। सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं। यह मॉडल जे थॉमसन के विरोध में आया था, और इसका नाम दिया गया था प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये ज़रूर याद रखें, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये ज़रूर याद रखना है। प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस नाम से इसको जाना जाता है। और एक नाम जो प्रसिद्ध है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये दोनों ही नाम से प्रसिद्ध है। तो प्लैनेटरी मॉडल और अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये दोनों ही याद रखना है आपको। इसने लगभग इस प्रकार का प्रयोग किया था, और इस प्रयोग की व्याख्या नहीं पूछी जाएगी। आपको इस प्रयोग में क्या क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको याद रखना है। तो यहाँ पे एक परमाणु लिया, और इस परमाणु में अल्फा कण प्रकीर्णन करवाया। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है वह समझना है
अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, तो अल्फा कण प्रकीर्णन में इसने अल्फा कण लिए। अब अल्फा कण क्या है, सबसे पहला प्रश्न देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको इस पूरे प्रयोग का वर्णन याद नहीं रखना है। अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण के बारे में पूछा गया हीलियम का द्विआवेशित कण। अल्फा कण क्या है, हीलियम के द्विधन आवेशित या द्विआवेशित कण को ही क्या कहा गया है, अल्फा कण। और अल्फा कण को लिख सकते हैं 2He+2, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए इसमें। तो ये अल्फा कण का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है कि इस अल्फा कण में कितने प्रोटॉन हैं, इस अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और इस अल्फा कण में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखने हैं। जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है तो अल्फा ये सब ठीक है, लेकिन अल्फा कण होते क्या है, तो हीलियम का द्विधनावेशित भाग है। इसको लिखा जाता है 2He+2 से लिखा जाता है। इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन कितने होते थे, इन दोनों से आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 2। ये जो लिखा है वो 2 है। इलेक्ट्रॉन को कम कर दिया, ये +2 चार्ज बन गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 0 हो गई। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं, अल्फा कण में 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और अल्फा कण में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हीलियम का द्विधनावेशित भाग है, इसको याद रखना है। इसके लिए एक सोने की पन्नी ली थी इसने, इस प्रकार से सोने की पन्नी। इस सोने की पन्नी का माप पूछा जा सकता है। तो ये सोने की पन्नी है, ये लेवल स्टैंड एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखें। सोने की पन्नी है वह 100 नैनोमीटर मोटी थी, 100 नैनोमीटर मोटी थी, या कह सकते हैं 10⁻⁻7 मीटर मोटी एक सोने की पन्नी ली। और इसके ऊपर एक प्रतिदीप्त पर्दा लगाया था, प्रतिदीप्त पर्दा। और इस प्रतिदीप्त पर्दे पर किसका लेप किया गया, तो प्रतिदीप्त पर्दे पर किसका लेप किया गया, ZnS का लेप करके अब इसने ये प्रयोग करवाया, अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। तो लगभग इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हुए कि जो अल्फा कण है वह किसी नाभिक के मध्य भाग से जितनी दूरी से निकले वो तो सीधे निकले, लेकिन जैसे 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 मध्य भाग से गए तो हल्के से विचलित हुए, और एक कण ऐसा था जो बीचों बीच गया तो पुनः उसी दिशा में लौट आया। तो इस प्रयोग को करने के बाद उसने कितने आउटकम निकाले, तो उसके आउटकम की बात करते हैं। उसने सबसे पहला आउटकम निकाला, परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है। सबसे पहला, परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है। तो परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त होता है, और उसके परसेंट के बारे में भी बताया था कि परमाणु का लगभग 99% भाग है वह रिक्त होता है, 99% भाग है वह रिक्त होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये परमाणु और परमाणु के बीच में एक नाभिक, तो ये वाला जो भाग है वह रिक्त होता है। तो 99% भाग है वह रिक्त होता है। दूसरा, परमाणु का समस्त द्रव्यमान, परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है, इसीलिए सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे नाभिक आया। अर्थात नाभिक की खोज करने वाला, नाभिक की खोज किसने की, तो नाभिक की खोज करने वाला व्यक्ति था रदरफोर्ड था। इसलिए रदरफोर्ड को कहा जाता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, नाभिकीय भौतिकी का पिता। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स या नाभिकीय भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है, रदरफोर्ड को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब इसी प्रयोग में उसने 2 टर्म थी, एक तो परमाणु की त्रिज्या, और परमाणु की त्रिज्या का परिकलन है वह जे थॉमसन ने पहले ही कर दिया था। अब नाभिक की खोज हुई, तो नाभिक की त्रिज्या का परिकलन किसने किया, तो नाभिक की त्रिज्या का परिकलन किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10⁻10 मीटर,
और नाभिक की त्रिज्या के बारे में बताया होती है 10⁻⁻15 मीटर। इसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं और इसको बोलते हैं 1 फर्मी मीटर। ठीक है, तो दोनों का संबंध है। अब प्रश्न पूछा जाए परमाणु की त्रिज्या और नाभिक की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो परमाणु बटे नाभिक कर देंगे। उल्टा पूछा जाए नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है, तो दोनों ही अनुपात आप निकाल सकते हैं। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल हो गया। अब रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी उसने ये बताया, ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का घूर्णन होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं घूमते हैं घूमते हैं। तो कौन कौन सी कमियां हैं उसको टेक्निकली लिखेंगे। सबसे पहली कमी है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है, जब भी इलेक्ट्रॉन का घूर्णन होता है, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन घूर्णन करेगा ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, यानी कि ऊर्जा की कमी होगी। ऊर्जा की कमी हमेशा किस रूप में होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में होती है। ज़रूर ध्यान रखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। अब जैसे जैसे ऊर्जा का ह्रास होता है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है वो अस्थायी हो जाएगा, लेकिन होते स्थायी है, मतलब परमाणु स्थायी होता है। तो यह नियम है मैक्सवेल का नियम। यह मैक्सवेल के अनुसार परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। फिर समझ लें, जब इलेक्ट्रॉन घूर्णन करता है तो डेफिनेटली ऊर्जा का ह्रास होगा। किस रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। यह अवधारणा मैक्सवेल ने दी थी। तो मैक्सवेल के अनुसार यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका। कौन सा मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल नहीं समझा सका। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन सतत रूप से ऐसे ही घूर्णन करते हैं, तो घूर्णन कैसे करते हैं, तो एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, और स्पेक्ट्रम हमेशा कैसा होता है, असतत होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे घूमता है असतत, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार यह स्पेक्ट्रम इस प्रकार से मिला, और इस प्रकार से मिला अर्थात ये घूर्णन से पहले की स्थिति है और घूर्णन के पश्चात, तो ये सतत स्पेक्ट्रम हो गया। तो इसने जो मॉडल बताया उसमें सतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या की गई, जबकि स्पेक्ट्रम होता कैसा है, असतत होता है। तो इसी प्रकार ये दोनों मेन कमियां थी। एक तो इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व को नहीं समझा सका, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सका, और एक असतत स्पेक्ट्रम की व्याख्या यह रदरफोर्ड का मॉडल नहीं कर सका। इसलिए परमाणु का अगला मॉडल आता है, और परमाणु का अगला मॉडल है नील्स बोहर का मॉडल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, नील्स बोहर का मॉडल। नील्स बोहर का मॉडल क्या कहता है, और नील्स बोहर के मॉडल की क्या क्या उपयोगिता है। अभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो अधिकतर नील्स बोहर का ही मॉडल है, उसका ही अध्ययन किया जा रहा है। तो ये सबसे प्रचलित मॉडल था, और यह मॉडल किसके सिद्धांत पर आधारित था, तो यह मॉडल आधारित था प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था, यह आपको ज़रूर याद रखना है। अब इसने रदरफोर्ड की जो कमियां थी उसको सुधारने के लिए मॉडल दिया। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बताया इसने कि परमाणु जो भी होता है, उस परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वर्ड ज़रूर समझना। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वह हमेशा एक तो अचल, एक वर्ड क्या यूज़ किया, अचल, और दूसरा वर्ड यूज़ किया स्थायी। इसको ध्यान से समझे, अचल और दूसरा है स्थायी, और तीसरा वर्ड यूज़ किया वृत्ताकार। परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह हमेशा अचल, स्थायी और वृत्ताकार, ये तीनों गुण होते हैं। उस प्रकार की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर, ये इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन अनुमत कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और ये अनुमत कक्षाएं अचल होती है, स्थायी होती है और वृत्ताकार होती है, और इसी को नाम दिया इसने कक्ष। देखिए, कक्ष, कक्षक और उपकक्षक में बहुत अंतर है। कक्ष जिसे कहा गया, इसको कोश भी कहा गया, और इसके साथ दूसरा आता है ऊर्जा स्तर भी कहा गया। तो नियत ऊर्जा स्तर, नियत कोश या नियत कक्ष में ही चक्कर लगाते हैं, अनुमत कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इसीलिए
इसने कहा कि यह इसका नाम दिया, जैसे कि इनको क्रमांक दे दिया n, इन कक्ष का नाम दिया n। n इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यह इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर है, तो निश्चित ऊर्जा स्तर जो भी है इलेक्ट्रॉन उसी में गुणन करेगा। अब निश्चित ऊर्जा स्तर से ऊपर नीचे हो जाए, पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में है, इस दूसरे ऊर्जा स्तर में है, तो निश्चित ऊर्जा के साथ ही गुणन करेगा। लेकिन दो कंडीशन होगी, या तो कक्ष को त्याग दे, कैसे त्याग दे, या तो उससे उच्च कक्षक में चला जाए या निम्न कक्षक में चला जाए। अब यहाँ क्या होता है वो समझे। एक नियत कक्षा में घूमता है तो ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का ना ही अवशोषण होता है। एक ही कक्ष में चक्कर लगाए तो ना अवशोषण होता है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन अनुमत कक्ष से ऊपर की ओर जाए या नीचे की ओर, अर्थात उच्च कक्ष में जाए या निम्न कक्ष में जाए, तो दो तरीकों से ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर वह अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाए तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाने पर वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, और नियत कक्षा से नीचे या निम्न ऊर्जा स्तर में जाने पर हमेशा ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब ये प्लांक ने नील्स बोहर ने सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि नियत कक्षा में जब घूम रहा है तो ना तो अवशोषण होगा ना उत्सर्जन होगा, लेकिन अनुमत कक्ष को वह जब छोड़ता है उच्च ऊर्जा स्तर के लिए या निम्न ऊर्जा स्तर के लिए, तो उच्च ऊर्जा स्तर में अवशोषण करेगा, जबकि निम्न ऊर्जा स्तर में उत्सर्जन करेगा। और यह अवशोषण या उत्सर्जन हो रहा है ऊर्जा का, वह हमेशा फोटोन के रूप में करेगा, फोटोन के रूप में करेगा। और इसके लिए एक नियतांक दिया था, प्लांक नियतांक, E इज इक्वल टू एच म्यू, इसी के तहत वह ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो ये इक्वेशन है, वह बहुत काम आएगी। इसी नील्स बोहर के मॉडल को कल कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।